2 महीने आपको मिला है तो 2 महीने में और अच्छा तैयार करो, अपनी चीजों को और बढ़ाओ, अपने लेवल को और बढ़ाओ। तो एसएससी सीपीओ की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके जो डाउट्स होते हैं कि सर एसएससी सीपीओ का क्या पैटर्न होता है, क्या सैलरी होती है, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या पोस्ट होती है, कैसे हमें भरना चाहिए, तो वो सारे डाउट्स आज की इस वीडियो में मैं आपका क्लियर करने वाला हूं। जब कभी भी आपका सीपीओ का नोटिफिकेशन कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा तो उसके बाद में बताऊंगा जैसे आगे, लेकिन अभी जो 2024 वाला है इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे नेगेटिव रहेगी, कितने मार्क्स आएंगे, कैसे कैसे पेपर होगा, क्या इसका पैटर्न होता है, सारी चीजें इस वीडियो में हम जो है बताएंगे आप सभी को। तो जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं लास्ट तक देखो, तो सीपीएस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। जितने भी डाउट आपको एग्जाम जो एसएससी सीपीओ का होता है उससे रिलेटेड होते हैं, सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो मैं बताना आपको शुरू करता हूं क्या 2024 के नोटिफिकेशन में क्या नया है, क्या चीजें नई है, क्या चीजें ऐड हुई हैं और कैसे कैसे आपका एग्जाम होगा, पहले कैसे होता था। तो देखो एसएससी 2024 में जो एग्जाम डेट फाइनल की गई थी, जो एग्जाम की डेट आपकी फाइनल की गई थी वो 9 और 13 मार्च 2024 फाइनल की गई थी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट नोटिस आया है उसमें इस डेट को बढ़ा दिया गया है और आपका जो सीपीओ की एग्जाम डेट है वो 27, 28, 29 जून 2024 में कर दी गई है। मतलब जो पेपर आपका मार्च में होना था वो पेपर आपका जून में कराया जाएगा। तो कोई बात नहीं, आपको और ज्यादा टाइम मिल गया, आपको अप्रैल का महीना मिल गया तैयारी के लिए, मई का महीना मिल गया, पूरा जून का पूरा ही समझो, क्योंकि जून के लास्ट वीक में है ये पेपर आपका और मार्च में भी, तो आपको बहुत सारा टाइम जो है प्रिपरेशन और अच्छा करने के लिए मिल गया। आपको कम से कम 3 महीने से ऊपर टाइम मिल गया। तो आराम से आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से बस जारी रखिए। आपको केवल काम ये करना है कि जो पेपर फर्स्ट होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने का प्रयास करना है, क्योंकि आगे मेरिट में दिक्कत आती है। आपको अपने लेवल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा लेना, केवल पास होने का नहीं सोचना, आपको ज्यादा मार्क्स लाने का सोचना है। कम से कम जो मेरिट जाती है उससे 10-12 नंबर आपके एक्स्ट्रा हो, तब आप फाइनल लिस्ट की तरफ जा पाओगे। तो ये चीज माइंड में रखा करो, केवल पास होने वाली मेरिट को मत देखा करो। आप अपना लेवल अप करते जाओ और आपके जो मार्क्स हैं वो जो मेरिट जाए ना फर्स्ट उससे ऊपर होने चाहिए। इसमें मेरे प्यारे भाइयों जो टोटल वैकेंसी है वो 4187 है। 4187 वैकेंसी है टोटल सभी पोस्टों को मिलाकर, ये नोट कर लेना 4187 वैकेंसी है। उसके बाद देखो हम एग्जाम का पैटर्न समझते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है, सबसे पहले आपका पेपर फर्स्ट होता है। पेपर फर्स्ट के बाद जो दूसरा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है पीएसटी। तो सबसे पहले आपका पेपर फर्स्ट होगा। अभी हम आपको बताएंगे पेपर फर्स्ट में क्या क्या आता है और कैसे आता है। तो पहले आपका पेपर फर्स्ट होगा, फिर उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा पीएसटी। पीएसटी बताएंगे उसमें क्या क्या जो है डिमांड होती है, क्या क्या आपको जो है मेजरमेंट जो है फॉलो किए जाते हैं, आपको कौन सा यहां पर कौन कौन सी चीजें करनी होती हैं। उसके बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पीईटी। फिर इसके बाद आपका जो नंबर आता है वो पेपर सेकंड का आता है और पेपर सेकंड के बाद लास्ट में होता है आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसको आप शॉर्ट में मेडिकल बोल देते हो। मतलब अगर आपकी भाषा में कहूं, थोड़ा शॉर्टकट में कहूं, तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड ये तो दोनों पढ़ाई लिखाई की चीजें हो गई। आपने कितनी अच्छी पढ़ाई की है ये चीज डिपेंड करेगी कि आप पेपर फर्स्ट और सेकंड में कितने मार्क्स कर सकते हो। उसके बाद सीपीओ में ओनली पढ़ाई से भी काम नहीं चलेगा, आपकी तंदुरुस्ती भी अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपका होता है पीएसटी और पीईटी। और फिर इससे भी काम नहीं चलेगा, आप मेडिकली भी फिट होनी चाहिए, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो फिर उसके लिए आपका होता है डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इसका मतलब इस एग्जाम में मतलब आपको 2 स्टार एसआई बनने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, फिजिकल भी अच्छा रखना पड़ेगा, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज भी जरूरी है और आपका मेडिकली फिट होना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपकी फिट होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा मेडिकली फिट नहीं है या कोई उससे पीएसटी पीएटी में दिक्कत आती है तो या तो उन समस्याओं का समाधान करो, अगर नहीं हो पा रहा है तो तुरंत सीजीएल की तरफ मुड़ जाओ, सीएचएसएल की तरफ मुड़ जाओ। अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इनमें से किसी भी एक चीज में फेल होते हो तो आप अनक्वालिफाई माने जाओगे। ऐसा नहीं कि आपने पेपर में टॉप कर दो तो आपको कहीं भी छूट मिल जाए, कहीं रिलीफ नहीं मिलने वाला। आपको सभी पेपरों को अलग अलग क्वालिफाई और सारे स्टैंडर्ड आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए पेपर फर्स्ट बच्चों आपका क्या होता है। पेपर फर्स्ट में आपके 4 पार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहले पार्ट में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होता है। पहले पार्ट में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होता है, जिसके 50 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और ऐसे करके आपको 50 मार्क्स इसके दिए जाते हैं। उसके बाद आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, मतलब जिसे आप जीएस बोलते हो, 50 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, आपको 50 नंबर मिलते हैं। ऐसे आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथ्स होता है, इसके 50 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, ऐसे आपको 50 नंबर मिलते हैं। और फिर आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, ऐसे करके आपको 50 मार्क्स मिलते हैं। तो 50 करके इसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाते हैं और आपके 200 नंबर आपको मिलते हैं यहाँ पर। तो 200 मार्क्स का टोटल आपका पेपर फर्स्ट होता है।
अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें तो 200 मार्क्स का होता है और 2 घंटे आपको मिलते हैं। 2 घंटे में आपको ये अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट की सीधी सी रणनीति है, यहां पर आपको मैथ्स में ज्यादा टाइम लग सकता है, रीजनिंग में ज्यादा टाइम लग सकता है, 2 चीजों में। और इनमें तो अगर आपको आता है तो भाई करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इन दोनों जगह से टाइम बचाकर इन दोनों में लगा दो, बस आसानी से आपका हो जाता है। लेकिन भाई जो नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए, जो पैटर्न है उसके क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं वो सारी चीजें डिटेल एनालिसिस करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ। तो ये पेपर फर्स्ट आपका जब क्लियर हो जाता है, मेरे कहने का मतलब क्लियर होने से थोड़े से मार्क्स आपके एक्स्ट्रा होने चाहिए अगर आपको आगे के प्रोसेस में आपको फाइनल लिस्ट तक जाना है। तो केवल क्लियर होने से, ओनली क्लियर होने से काम नहीं चलेगा, जितनी पर मेरिट गई है उससे आपके मार्क्स अप होने चाहिए। जब कभी भी आप पेपर देखते हो तो ये ध्यान रखो, क्योंकि बाद में मेडिकल पीएचडी के बाद भी जो कट ऑफ्स लगती हैं थोड़ी सी हाई जाती हैं। उसके बाद आपका पेपर सेकंड जो होता है उसमें ओनली इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है, इसमें मैथ्स नहीं आता, जिसके 200 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 200 मार्क्स का होता है और पूरे 2 घंटे आपको यहां पर भी मिलते हैं। यहां पर 200 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के, क्वेश्चन 1 ओनली इंग्लिश आता है। मींस में नोट करने वाली बात है, मींस में पेपर सेकंड में ओनली इंग्लिश आता है, इसमें मैथ्स और कोई भी सब्जेक्ट नहीं आता। 200 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, आपको 200 मार्क्स यहां से मिलते हैं। उसके अलावा देखो नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो आपकी 0.25 की होती है यहां पर, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है ईच रॉन्ग आंसर पर। अगर आप मतलब 4 क्वेश्चन रॉन्ग करोगे तो आपका 1 सही कट जाएगा, 1/4 की नेगेटिव होती है, तो ये नेगेटिव भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखिए ये जो एनसीसी के फायदे होते हैं, जिन बच्चों ने एनसीसी का सर्टिफिकेट है उनको क्या क्या फायदा यहां पर मिलेगा। जिन हमारे दोस्तों भाइयों ने एनसीसी कर रखी है वो एसएससी सीपीओ में कितना कितना फायदा ले सकते हैं, कहां कहां पर उनको फायदा मिलेगा उस चीज का। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उनको 10 मार्क्स का फायदा मिलेगा, मतलब 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच पेपर। बोनस मार्क्स इन ईच पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब पहले और दूसरे में दोनों में बोनस मार्क्स मिलेंगे आपको। पहले पेपर में 10 नंबर का फायदा मिलेगा, दूसरे पेपर में भी 10 नंबर का फायदा मिलेगा। मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स का 5% होता है, मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं 200, 200 का 5% निकालोगे तो कितना आएगा 10। तो आपको उससे मतलब नहीं, आप ये 10 नंबर याद रखो कि 10 नंबर का फायदा सी सर्टिफिकेट वालों को मिलने वाला है और बी सर्टिफिकेट वालों को 6 नंबर का फायदा मिलने वाला है, ए सर्टिफिकेट वालों को 4 नंबर का फायदा मिलने वाला है। ये एनसीसी वाले बच्चों को फायदा मिलेगा। उसके बाद देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो पीएसटी होता है, इसमें जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनको यहां पर 170 हाइट, आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर नहीं है तो आप सीपीओ की तैयारी छोड़ दो, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अनएक्सपेक्टेड मतलब अगर आप जो चेस्ट देखें, मतलब चेस्ट, अगर आप छाती अपनी चेस्ट देखोगे तो वो आप अगर अनएक्सपेंडेड मतलब बिना फुलाकर आपकी जो चेस्ट है वो 80 होनी चाहिए और फुलाने के बाद जो आपकी चेस्ट है वो 85 होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फ्लैप जो है वो जरूरी होता है। आपकी चेस्ट अगर 85 उसमें एक्सपेंडेशन नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 80 तो ये क्राइटेरिया है नॉर्मल और ये क्राइटेरिया है चेस्ट को एक्सपेंड करके 85। उसके अलावा जो भी हमारे कैंडिडेट्स हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, गढ़वाल है, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश, गोरखास, दोगराज, मराठास, कश्मीरी वैली, लेह लद्दाख और ये जो जितने भी रीजन है इसमें मेंशन किए हुए हैं, इनकी जो हाइट है वो 165 मेंशन, मतलब 165 हाइट होनी चाहिए और अनएक्सपेक्टेड जो इनकी चेस्ट है वो 80 होनी चाहिए। एक्सपेंड हो या ना हो उसका कोई आगे स्टैंडर्ड नहीं है। तो यहां पर चेस्ट 80 होनी चाहिए अनएक्सपेंडेड और 165 जो है इनकी हाइट होनी चाहिए, मतलब हाइट में इनको रिलीफ है 10 सेंटीमीटर का, सॉरी 5 सेंटीमीटर का। उसके बाद कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स, ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनकी हाइट 162.5, इनको भी छूट दी गई है और इनकी चेस्ट में भी छूट है। 77 अनएक्सपेंडेड है और 82 एक्सपेंडेड है, तो इनकी चेस्ट में भी थोड़ा सा रिलीफ है और हाइट में भी है जो शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं, जो एसटी से हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए छूट है, फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट जो है 157 होनी चाहिए, ओनली हाइट। फीमेल कैंडिडेट जो हिल एरिया यहां से बिलोंग करती है तो इनकी हाइट 154 होनी चाहिए। मतलब फीमेल कैंडिडेट्स अगर एसएससी सीपीओ में सिलेक्शन लेना चाहती हैं तो अगर वो नॉर्मल एरिया से हैं तो उनकी जो हाइट है वो 157 मीजर की जाएगी। और जो किसी हिल एरिया से, यहां पर देखो दिया गया है हिल एरिया, गढ़वाल, कुमायूं, गोरखा, जो भी ये रीजन है यहां पर 154 हाइट चाहिए, मतलब यहां पर रिलीफ है आपको 3 सेंटीमीटर का। ऐसे ही देखो ऑल फीमेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो हाइट है वो 154 है। जो शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब एसटी से फीमेल कैंडिडेट्स बिलोंग करती हैं उनकी हाइट 154 है, अगर 154 है तो उनका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पीईटी फॉर ऑल पोस्ट,
तो देखो फिजिकल स्टैंड मेल्स के लिए क्या है, 100 मीटर आपको दौड़ना होगा, 100 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा 16 सेकंड में, 16 सेकंड का समय मिलेगा। 1.6 किलोमीटर की रेस है 6.5 मिनट्स में। मतलब दो तरह की रेस होती है यहाँ पर, एक तो 100 मीटर फास्ट जो आपको 16 सेकंड में कवर करनी है, और एक 1.6 किलोमीटर की रेस होगी जो 6.5 मिनट में आपको कवर करनी है। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर की 3 चांस में, मतलब आपको 3 चांस मिलेंगे। पहले चांस में आप नहीं कर पाए तो दोबारा आपको चांस मिलेगा, दूसरे चांस में भी नहीं कर पाए तो दोबारा मिलेगा, तीसरे में नहीं कर पाए तो आप फेल हो जाओगे। अदरवाइज 3 चांस में से किसी भी एक चांस में आपको इतना जो 3.65 मीटर लॉन्ग जंप आपको करनी है। उसके बाद हाई जंप 1.2 मीटर है, 3 चांस है इसमें भी। और आपकी जो शॉर्ट पुट है और 16 LBS की होनी चाहिए, इसमें 4.5 मीटर इन 3 चांसेस। ऐसे करके आपका जो है ये पीईटी है सीपीओ के लिए। उसके बाद देखिए, ऑल द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई पेपर सेकंड विल बी मेडिकली एग्जामिन्ड। मतलब जो पेपर सेकंड को क्वालिफाई कर लेंगे बच्चे, मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि पहले पेपर फर्स्ट होगा, फिर पीईटी पीएसटी होगा, फिर उसके बाद आपका जो है पेपर सेकंड होता है, तब मेडिकल होता है। तो जो बच्चे पेपर सेकंड वाले प्रोसेस को क्लियर कर लेंगे उसके बाद उनका मेडिकल होगा। और यहां पर देखो किया गया किसी भी मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, जो सीएपीएफ किसी भी वहां से होंगे उनके द्वारा आपका जो है मेडिकल किया जाएगा। उसके बाद देखो टैटूज, ये सबसे ज्यादा समस्या बच्चों को आती है, सर हमारे यहाँ टैटू है कैसे काम चलेगा। तो यहां पर मेंशन किया गया है इस बार नोटिफिकेशन में कि टैटूज विल बी अलाउड एज फॉर फॉलोइंग स्टिपुलेशंस ओनली। मतलब जो इन्होंने यहां मेंशन किया है केवल यही टैटू अलाउ होंगे, अगर इनसे अलग कोई टैटू है तो वो अलाउ नहीं होगा। तो जैसे देखो, सबसे पहले जो कंटेंट टैटू में क्या होना चाहिए, टैटू डिपिक्टेड रिलीजियस सिंबल। अगर टैटू में रिलीजियस सिंबल है और फिगर्स और द नेम, मतलब अगर कोई रिलीजियन नेम है, रिलीजियन फिगर है या रिलीजियन सिंबल है, तो ऐसे केस में जो है आर्मी, इंडियन आर्मी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपके जो टैटूज हैं वो परमिटेड किए जाएंगे। मतलब कोई भी अगर रिलीजियन चित्र बना हुआ है या नाम लिखा हुआ है, कोई भी चीज अगर रिलीजियस है तो उसको आपको अलाउ किया जाएगा। लेकिन उसकी लोकेशन कहां होनी चाहिए, यहां पर लोकेशन मेंशन की गई है कि जो टैटूज मार्क ऑन ट्रेडिशनल साइट्स ऑफ द बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट ऑफ फोम आर्म। फोम आर्म के इनर एस्पेक्ट में मतलब यहां होने चाहिए। मतलब कुछ ही जगह हैं जहां पर अलाउ है, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी बनवा के ले जाओ, वो अलाउ नहीं है। ओनली लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पे देखो अलाउ नहीं है, यहां पर कहा है इसने, बट ओनली ऑन लेफ्ट फोर आर्म। तो राइट हैंड पे कोई टैटू अलाउ नहीं है, ओनली लेफ्ट हैंड पे अलाउ है, वो भी फोर आर्म पे होना चाहिए आपका। तो ये करके इतना टैटू जो है आपका, एक तो रिलीजियस सिंबल और रिलीजियस नेम और यही अलाउ होगा, और ओनली लेफ्ट हैंड पे अलाउ है, फोर आर्म पे, और कहीं भी टैटू अलाउ नहीं है। ठीक है, ये यहां पर। और उसके अलावा देखो और कहानी होना चाहिए, नॉन सल्यूटिंग लिम्ब पे आपका टैटू जो है लोकेशन बता रहे हैं कि सल्यूटिंग वाली लिम्ब नहीं होनी चाहिए वो, और डोर्सम ऑफ द हैंड्स शैल बी अलाउड। बस इतनी जगहों पर आपका जो टैटू है वो अलाउ है, बाकी कहीं अलाउ नहीं है। साइज भी यहां पे कहा है इसने, साइज मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट। मतलब जो भी आपका पार्ट है उसके 1/4, 1/4 से कम ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे अगर आपका जो टैटू आपके कहीं भी हाथ पे या कहीं बना हुआ है, वो हमारे इन एस्पेक्ट्स को अगर क्वालिफाई करता है तो वो टैटू अलाउड है, अदरवाइज अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले तो यहां देख लो उसमें जो कंटेंट क्या होना चाहिए टैटू में, तो वो रिलीजियस होना चाहिए, कोई भी चित्र हो या नेम हो, रिलीजियन होना चाहिए। रिलीजन से अलग होगा तो नहीं चलेगा भाई। उसके अलावा लोकेशन जो है वो आप केवल लेफ्ट हैंड पे करा सकते हो, फोर आर्म पे। उसके अलावा जो नॉन सल्यूटिंग लिम्ब है उस पे करा सकते हो, डोर्सम ऑफ द हैंड्स पे करा सकते हो। और साइज जो है जो आपके पार्ट पर टैटू बना हुआ है उसके 1/4 से कम ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीजें आपकी जो है टैटूज में अलाउ है। उसके अलावा जो एज लिमिट होती है सीपीओ में 20 से 25 साल होती है। उसके अलावा अगर आपको इसमें भी डाउट होता है 20 से 25 साल में, तो आप डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया आता है कितने से इतने के बीच होनी चाहिए, तो अगर आपकी बीच में होगी तो अलाउड होगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा। उसके अलावा एलिजिबिलिटी जो है वो आप ग्रेजुएटेड होने चाहिए, बीए बीएससी कोई भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, तभी आप जो है ऐसा ही बन सकते हो। इसमें देखिए सैलरीज की अगर हम बात करें जो इस बार नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है, सब इंस्पेक्टर जीडीएन सीएपीएफ, मतलब इसमें बहुत सारी फोर्सेज होती हैं, जैसे बीएसएफ सीआरपीएफ सीएसएफ सारी फोर्सेज होती हैं। तो उन सभी में जो पोस्ट करियर पे स्किल लेवल है वो 35,400 से 1,12,400 तक है, एंड इज क्लासिफाइड एज ग्रुप बी नॉन गजेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल। तो ये जो है नॉन गजेस्टेड और नॉन मिनिस्ट्रियल में ग्रुप बी में ये आपकी पोस्ट आती है। और सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस, जो दिल्ली पुलिस एसआई की पोस्ट है, इसके लिए भी पे स्केल आपका वही है 35,400 से और 1,12,400।
लेकिन बच्चे देखो, अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं तो बच्चे दिल्ली पुलिस को फर्स्ट प्रायोरिटी पर इसलिए रखते हैं क्योंकि आपकी ड्यूटी दिल्ली में ही रहेगी, तो ज्यादातर लोग राजधानी को प्रेफर करते हैं। वैसे पे स्केल में कोई अंतर नहीं है, पे स्केल में देखो ये सेम ही है, बाकी थोड़े बहुत अगर डिफरेंस, वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में यहां पर जो नोटिफिकेशन में दिखाया गया है पे स्केल में कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन ज्यादातर दिल्ली पुलिस को प्रेफर किया जाता है सुविधाओं के लिए, क्योंकि राजधानी में आप रहोगे, कहीं भी अदर पोस्टिंग नहीं होगी। बाकी अलग अलग फोर्सेज की पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, बीएसएफ, सीपीआई, आईटीबीपी, जितनी फोर्सेज है उनके अकॉर्डिंग। तो ये आपकी सैलरी होती है, इसका आप सभी को जो है बहुत इंतजार होता है, लेकिन इसके लिए आपको जो मैंने आपको पहले स्टेप्स बताए वो क्लियर करने होते हैं। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आपको सैलरी मिल जाएगी, वो नहीं हो सकता। आपको पेपर फर्स्ट, पीएसटी, पीईटी, फिर पेपर सेकंड, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑल क्लियर करने के बाद जब आप फाइनल लिस्ट में आ जाओगे तब आपको ये सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ये बेटा आपका सीपीओ का रहता है। तो ये मैंने सीपीओ की पूरी जानकारी आपको बता दी है, कितना पे स्केल और 2024 में क्या क्या चीजें हैं। और बाकी अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाके कमेंट करके बताइएगा, तो उस पर मैं और सीपीओ में वीडियो बना दूंगा। कोई भी अगर डाउट आपको लगता है कि सर इस पर वीडियो बना दीजिए, इसके बारे में बता दीजिए, तो